प्रवृत्तिमुखी संचरः गुणधारायां। भावार्थ: गुणों के क्रम वर्धमान प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्रवृत्ति की दिशा में बहिर्मुखी गति धारा संचर कही जाती है। अन्वय: प्रवृत्ति इच्छा, स्थूल विषय जगत की ओर गति, मुखी की ओर, संचरः सृष्टि धारा की बहिर्मुखी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, गति धारा सम इक्वल टू सम्यक प्लस चर, उचित ढंग से चलना। गुण बंधनकारी शक्ति, बंधनकारी सत्ता। धारायाम धारा में, गुण धारायाम गुणों के प्रवाह में। व्याख्या: कुछ समय के लिए आप अपने को जहाँ जैसे हैं, जो कर रहे हैं, उससे अलग हटकर अपनी वास्तविक स्थिति के विषय में सोचें। आप एक कमरे में बैठे हैं। इस कमरे का आधार यह धरा है। इस धरा का एक छोटा स्तर मिट्टी का है। उसके नीचे हजारों मील तक पत्थरों की चट्टानें हैं, लौह खान है। उसके नीचे काफ़ी नीचे तरल धातुएं हैं। अनुभव करें कि यह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती सूर्य के चारों ओर अनंत स्पेस में सूर्य के चारों ओर घूम रही है। कल्पना करें, सूर्य एक नारंगी के आकार का ग्रह है। तब उस अनंत स्पेस से देखें तो यह पृथ्वी एक रजकण के आकार की दिखेगी। सूर्य से 30 फीट की दूर जुपिटर ग्रह एक बेर की शक्ल का एक ब्लॉक की दूरी पर, प्लूटो एक दूसरा ग्रह एक रजकण की तरह दिखेगा 10 ब्लॉक की दूरी पर। वहाँ से समीपस्थ अन्य ग्रह नारंगी के आकार का 2000 मील की दूरी पर आप देखेंगे कि हमारे इस सूर्य की तरह 100 बिलियन अन्य ग्रह नारंगी की तरह ग्रह गुच्छ में 2000 मील की दूरी पर 20 लाख मील की वृत्त क्षेत्र में फैले हैं। पैलोमर शिखर पर स्थित तत्कालीन सबसे अधिक शक्तिशाली दूरबीन से हम लोगों ने इस प्रकार की 10 बिलियन अन्य निहारिकाओं को देखा है। 10 बिलियन अन्य नारंगी जैसे ग्रह गुच्छ समूह और घूम रहे हैं। उन सबके इर्द गिर्द रजकण समूह जैसे उपग्रह जैसे ग्रह कुछ फीट की दूरी पर, कुछ पेड़ जैसे ग्रह घूम रहे हैं। एक सिटी ब्लॉक की दूरी पर उसके आसपास उपग्रह घूम रहे हैं। वैसे ही 2000 मील की दूरी पर एक और नारंगी और कुछ पदार्थ कण उपग्रह के रूप में उसके चारों ओर घूम रहे हैं और इन सब के बीच तैर रहे हैं। और शेष क्षेत्रों में एक अंतराकाश वैक्यूम यही है, देशगत शून्यता, वॉइड ऑफ स्पेस। और इन घूमते हुए पदार्थ कणों पर रेंग रहे हैं अनंत प्रकार के जीव जंतु इन रजत कणों से चिपके हुए। यही है जगत, जो गम धातु से उत्पन्न गतिशील स्थान है, जिसका सब कुछ गतिशील है, व्याकुल है, निरंतर प्रवाहमान है। यद्यपि यहाँ बैठे हुए हमें ऐसा लग सकता है कि हम स्थिर हैं, शांत हैं, किंतु वास्तविकता यही है कि हम अनंत आकाश में और पेचीदा रूप में घूम रहे हैं। हम सभी इस पृथ्वी के साथ इसकी धुरी पर 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रहे हैं, जबकि पृथ्वी 20 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रही है। सूर्य सभी उपग्रहों को साथ लेकर 13 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से और अन्य स्थानीय ग्रह स्टार्स हमारी इस आकाश गंगा में खींचे जा रहे हैं 200 मील प्रति सेकंड की गति से। इसी प्रकार यह पूरी आकाश गंगा दूरस्थ गंगाओं की ओर 200 मील प्रति सेकंड की गति से, इसी प्रकार संपूर्ण आकाश गंगाएं दूरस्थ गंगाओं की ओर 100 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। आश्चर्य यह भी है कि यह सभी गति धाराएं जा रही अनेकानेक दिशाओं में। अनवरत चल रहा यह आश्चर्यजनक विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न कैसे हुआ, अस्तित्व में कैसे आया? यही कथा है ब्रह्मचक्र की। ब्रह्म प्लस चक्र
यह वहीं समाप्त होता जा रहा है, लय होता जा रहा है जहाँ से जिस बिंदु से इसका प्रारंभ हुआ। पराशांति। इस ब्रह्मचक्र की पूर्वावस्था में परम पुरुष पराशांति में प्रतिष्ठित थे। शुद्ध चेतना निर्गुण ब्रह्म तो प्रारंभ या अंतहीन स्थिति में है ही, किसी गतिधारा जन्य विक्षोभ या तरंग से अप्रभावित, और यही है पराशांति की स्थिति। इस स्थिति में प्रकृति के तीनों गुण संतुलित अवस्था में रहते हैं और उसकी शक्ति रहती है अनभिव्यक्त अधीनावस्था में। प्रकृति के तीनों गुण संतुलित किंतु प्रवाहित रहते हैं। एक रेखीय रूपों में अनेक पॉलीगॉन बहुमुखी डायग्राम्स बनाते चलते हैं। इस गति प्रवाह में तरंग या लहरें उत्पन्न नहीं होती, न तीनों गुणों में कोई संघर्ष रहता है। यह अवस्था ब्रह्मचक्र के विकास की पूर्वावस्था कही जा सकती है, क्योंकि अब तक सर्वोच्च चेतन सत्ता का रूपांतरण नहीं हुआ रहता है, यहाँ तक कि मैं बोध भी अस्तित्व में नहीं आया रहता है। शक्ति का बात्या चक्र। किसी देश स्पेस में जब कभी 3 शक्तियाँ कार्यरत होती हैं तो वे क्रमशः त्रिकोण बना लेती हैं। इस प्रकार यह पॉलीगॉन्स की गतिधारा त्रिकोण बनती है और उस त्रिकोण में सतत एक दूसरे में रूपांतरित होती रहती है। इस प्रक्रिया में सत्वगुण रजोगुण में और रजोगुण तमोगुण में और पुनः तमोगुण रजोगुण में और रजोगुण सत्वगुण में परिवर्तित होते रहते हैं। इस परस्पर रूपांतरण की प्रक्रिया में बनते हुए वात्या चक्र में एक प्राण केंद्र स्थापित हो जाता है जिसे पुरुषोत्तम कहते हैं, और वही प्राण केंद्र सभी त्रिकोणों को जोड़ता है। यह अवस्था भी विकास पूर्व सृष्टि पूर्व की अवस्था होती है। अभी भी त्रिगुण संतुलित अवस्था में ही रहते हैं। सगुण ब्रह्म क्या है? यह महासमुद्र में बहते हुए हिमखंड का उदाहरण देकर समझाया जा सकता है। आबो हवा के कारण महासमुद्र की जल राशि का कुछ अंश बर्फ में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ पर महासमुद्र की तुलना निर्गुण ब्रह्म के साथ करने से बर्फ की तुलना सगुण ब्रह्म के साथ करेंगे। बर्फ को सगुण के पुरुष तथा उसका कारण आबो हवा का प्रकृति के साथ तुलना कर सकते हैं। महासमुद्र की बची हुई अविकृत जलराशि निर्गुण के पुरुष समान है। इच्छा बीज और सृष्टि। तीनों गुण यद्यपि एक संतुलित अवस्था में एक दूसरे में रूपांतरित होते रहते हैं, अपनी मूल विशिष्टता को पकड़कर रखना चाहते हैं और इस शुद्ध चेतन अवस्था से बाहर आना चाहते हैं। उनकी यह चेष्टा ही प्रवृत्ति कही जाती है। क्रमशः वे तीनों आपस में संघर्षरत होती हैं अपनी अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए। इस स्थिति में त्रिभुज में असंतुलन पैदा हो जाता है और त्रिभुज के एक कोण विशेष से परिणाम भूता शक्ति एक सीधी रेखा के रूप में निःसृत हो जाती है, जो उन तीनों की मिलित शक्ति के कारण सत्वगुण के रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। त्रिभुज का वह कोण जिससे यह शक्ति निःसृत होती है उसे इच्छा बीज अथवा काम बीज कहते हैं। पुरुष की इस मूल इच्छा के परिणाम स्वरूप पुरुष देह में संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है और उसी से निर्माण होता है अनंत अणुसत्ताओं का अनंत इच्छाओं सहित। वह इच्छा क्या थी? क्यों परम पुरुष ने सृष्टि का निर्माण किया? भक्त भगवान सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता का पक्ष अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरे प्रभु सृष्टि के पूर्व बिल्कुल एकाकी थे। यदि कोई व्यष्टि बहुत समय तक एक बहुत बड़े आवास में एकाकी रहे तो वह पागल हो जाएगा। सृष्टि के पूर्व वह भगवान अशांत हो गया। वह न तो किसी से प्रेम कर सकता था, न किसी से नाराज हो सकता था। अतः सृष्टि उसकी विवशता हो गई और उसने स्वयं अपने को ही अनंत रूपों में विभक्त कर लिया। जब भगवान अकेले थे तो उन्हें देखने की शक्ति थी, किंतु देख सकने का कोई विषय नहीं था। जब उसने सृष्टि प्रारंभ कर दी तो अब वह भी जो चाहता देखता। हम जो
उसकी ही रूपात्मक सृष्टि हैं। यदि अशांत होते हैं तो यह उसकी कृपा है, क्योंकि हम उसकी अशांति के बोझ को बांटते हैं, उसके बोझ एकांत जन्य अशांति को साझा करते। कोई दार्शनिक इस प्रश्न का कोई उत्तर दे नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि का कारण भूमा मन के भी परिधि के बाहर है। व्यष्टि मन की क्या बात। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर मानसिक क्षमता के बाहर है, किंतु भक्त तो भगवान में मिल जाता है, अतः उसे सृष्टि के कारण का अनुभव आत्मज्ञान हो जाता है। वे भूमा जादूगर अपना रहस्य प्रकट नहीं कर सकते हैं, अपना कौशल ट्रिक दृष्टा को बता नहीं सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके दल का सदस्य हो जाए तो वह सब कुछ जान लेगा। तब वे भगवान उसको वह सब रहस्य बता देते हैं, और यही जादूगर चाहते भी हैं कि सभी उनकी दल में शामिल हो जाएं और उस रहस्य को जानकर परम शांति प्राप्त करें। संचर प्रक्रिया, इच्छा बीज से बहिर्गामी प्रक्रिया सेंट्रीफ्यूगल किंवा संचर प्रारंभ होता है। संचर का विवरण संक्षेप इस प्रकार है। सेंट्रीफ्यूगल बहिर्गामी प्रक्रिया जो प्राण केंद्र से दूर ले जाती है। सर्वोच्च प्राण केंद्र न्यूक्लियस से प्रारंभ होती है और असंख्य व्यष्टि सत्ताओं के रूप में उससे दूरातिदूर ले जाती है। यह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया एनालिसिस है, जिससे वह एकल सत्ता सिंगुलर सेल्फ, एक सार्वभौम चेतना सत्ता वन यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, अनेक इकाइयों में विभिन्न तरंगगत प्रवाहों में महत, अहम, चित्त और पंच मौलिक महाभूतों आदि के रूप में एकता से विविधता में परिवर्तित हो जाती है। गुणत्रय की बंधनी शक्ति में वृद्धि और स्थूलता की ओर गति। सूक्ष्मतम पुरुष सत्ता प्रकृति के गुणत्रय बंधन के बढ़ते जाने से स्थूलतम भौतिक पदार्थ में बदल जाती है। पुरुष की अनंत सरल रेखाकार तरंग अधिक से अधिक कर्वेचर के रूप में बदल जाती है और संकुचित से संकुचिततर, स्थूल से स्थूलतर होती जाती है। अंततः वह लघुतम तरंग दीर्घता के रूप में स्थूल उपादान में बदल जाती है। किसी विषय की स्थूलता या सूक्ष्मता प्रकृति के आनुपातिक प्रभाव पर निर्भर करती है। पश्चातवर्ती उपादान प्रकृति के अपेक्षाकृत अधिकाधिक प्रभाव में होते हैं, अधिकतर बंधनग्रस्त होते हैं। इसीलिए पूर्ववर्ती उपादानों किंवा मूल रूपांतरित चेतना से वे अधिकाधिक स्थूल होते हैं। प्राथमिक स्तर में यह बंधन मात्र सैद्धांतिक होते हैं। संचर धारा में प्रकृति का यह उन्मत्त नर्तन शिव के वक्षस्थल पर चलता है। यही है गुणधारा, गुणों का प्रवाह। चौथा, इच्छा की वृद्धि। यह सृष्टि प्रवाह अनेक बनू की इच्छा के अधीन होता है। पांचवा, अजैविक सर्जन पक्ष की गतिधारा जीवन के उदय के पश्चात समाप्त हो जाती है। भूमा महत तत्व मैं हूँ, सत्वगुण प्रधान। त्रिकोण का भार साम्य नष्ट होने पर जब सत्वगुण किसी एक कोण से फूट निकलता है, तब वह सत्वगुण शुद्ध चेतन सत्ता पर प्रभाव डालने लगता है। इसी बिंदु पर शुद्ध चेतना का अपना मूल रूप बदलना शुरू हो जाता है। उसकी गुणातीत स्थिति बदलने लगती है। यहाँ कार्यकारी शक्ति प्रकृति के प्रभाववश अपना अस्तित्व बोध चेतना के प्रथम स्तर के रूपांतरण स्वरूप जगा देती है। इस प्रभाव का विस्तार करते समय प्रकृति माया कही जाती है। यह माया ही बहुरूपी और भिन्न रूपी निर्माण का कारण होती है। इसका प्रारंभ होता है पुरुष में अस्तित्व बोध जगाकर। यहाँ भी बंधन अत्यंत शिथिल और प्रायः सैद्धांतिक होता है। भूमा महत शुद्ध चेतन सत्ता के स्थूलतर स्थिति है। वह भूमा चेतना की तरह अनंत नहीं होते हुए भी अंतहीन है। इसका प्रारंभ बिंदु है, किंतु अंत बिंदु नहीं। यह स्तर निश्चय ही भूमा मन का सूक्ष्मतम स्तर है। सुप्त पुरुष को प्रकृति सत्वगुण जगाता है तो उत्पन्न होता है मैं हूँ बोध। भूमा का अहम तत्व रजोगुण का प्राधान्य। क्रमशः सत्वगुण का शक्ति क्षय होता है और रजोगुण
प्रभावी होता है। भूमा के महत तत्व का एक भाग रजोगुण से प्रभावित होकर भूमा मानस का अहम तत्व बनता है। कर्ता भाव या एगो, मैं करता हूँ। यहाँ ब्रह्म मन के अंदर कर्तृत्व शक्ति आ जाती है। इसी कारण यह बोध उत्पन्न होता है, प्रकारांतर से मैं कर सकता हूँ। भूमा चित्त, मैंने किया। तमोगुण का प्राधान्य, क्रमशः रजोगुण का प्राधान्य भी घट गया। तमोगुण भूमा के अहम तत्व के एक भाग को प्रभावित करता है और तब उत्पन्न होता है भूमा चित्त। इस स्तर तक भूमा मन का विषयीकरण नहीं हुआ रहता है। प्रथमतः मात्र एक स्वबोध और दूसरे चरण में कर्ता बोध। अभी कोई वस्तु निर्मित नहीं हुई, न निर्माण का आधार ही बना, किंतु निर्माण का आधार चित्त धातु तीसरे चरण में उत्पन्न हुआ। भूमा मन का विषयीकरण हुआ इन अर्थों में कि अहम तत्व चित्त को देख सकता है कि यह चित्त धातु बन गई, मैंने बनाया। यह तीन तत्व भूमा महत, भूमा अहम और भूमा चित्त मिलाकर कहा जाता है भूमा मन, ब्रह्म मन। श्री अरविंद इसी स्तर को अतिमानस, सुपरमाइंड कहते हैं। यह अतिमानस भूमा चेतना इक्वल टू सच्चिदानंद प्राप्ति की एक कड़ी है और यह विश्व सचेतन सत्ता है जो सृष्टि क्रम में अपने को डाल देता है। चूंकि यह मानसातीत अवस्था है, देश काल पात्र के परे है, अतः प्रारंभ बिंदु कहना भी सैद्धांतिक है, क्योंकि प्रारंभ बिंदु कहने से देश काल और पात्रगत सीमा निर्धारित हो जाएगी। प्रकृति का जगाना एक साहित्यिक अभिव्यक्ति है। वास्तव में यह कहना दार्शनिक दृष्टि से अधिक उचित होगा कि सत्वगुण के प्रभाव से अनंत चेतना में भूमा मन का प्रारंभ इसी भाव में होता है। भूमा चेतना में भूमा मन का यह प्रथम चरण है। अवश्य ही सत्वगुणी प्रकृति के प्रभाव से आकाश तत्व, इथीरियल फैक्टर, सन 1990 के प्रारंभिक वर्षों तक इथर को वह सूक्ष्मतम तत्व का समुद्र माना जाता रहा जो देशीय अवकाश को आच्छादित किए था। इस प्रकार जब कोई वस्तु इस इथेरीय समुद्र में गतिमान होता था तो उनका अनुमान था कि वह वस्तु वायु तरंग के समान एक इथर तरंग उत्पन्न करता था, किंतु माइकल मोर्ले के प्रयोगों ने इस इथर तरंग के अस्तित्व और उसके साथ ही इथर के अस्तित्व को भी अस्वीकृति दे दिया। आज इथर वैज्ञानिक दृष्टि से अस्वीकार्य हो गया, अर्थात इथर का अस्तित्व ही अस्वीकृत हो गया। किंतु इथेरियल फैक्टर आकाश तत्व वैज्ञानिकों की धारणा से अधिक सूक्ष्म है और उसकी नाप उपलब्ध स्थूल उपकरणों से नहीं हो सकती। यह संपूर्ण सृष्टि को घेरने वाला सूक्ष्मतम तत्व है। यही अवकाश पदवाची भी हो सकता है। यह सूक्ष्मतम तन्मात्र सभी मूल तत्वों का जन्मदाता सा ध्वनि तरंगों तथा ऐसी भी ध्वनि तरंगों का वाहक होता है जिसे हम सुन नहीं सकते। वायु तत्व, एरियल फैक्टर, तमोगुण के अधिकाधिक दबाव के कारण तरंगगत दीर्घता कम होने लगती है। परमाणुगत अंतरावकाश, एंटर एटमिक, और आणविक अवकाश, इंटर मॉलिक्यूल, घटने लगता है। पदार्थ स्थूल से स्थूलतर होता जाता है। इसके साथ ही आंतरिक आकर्षण भी बढ़ने लगता है। यह सब कारण एकत्र होने का परिणाम होता है। एक स्थूलतर पदार्थ का सृजन, जिसे हम वायु तत्व कहते हैं, जो ध्वनि तरंग और स्पर्श तरंग दोनों का वाहक होता है। फिर भी यह तत्व, जिसे हम गैसेस कहते हैं, उससे भिन्न होते हुए भी यौगिक दृष्टि से सृष्टि व्यवस्था और वैज्ञानिक दृष्टि से सृष्टि व्यवस्था में कुछ सामंजस्य दिखाई देता है। नक्षत्र सृजन, आधुनिक विज्ञान के अनुसार विश्व के प्रारंभिक रूप में शून्यावकाश में हाइड्रोजन गैस के पतले बादल तैर रहे थे। यह बादल इतने पतले थे कि संभवतः हाइड्रोजन का एक एटम यदि एक स्थान पर था तो दूसरा मीलों दूर, यह दूरस्थ
एटम धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से एक दूसरे के समीप आते गए। बादल सिकुड़ने लगे। जब यह एटमों का पुंज बादलों के केंद्र में इकट्ठा हुआ तो उनकी गति बढ़ गई और उसी के साथ शक्ति भी। उसने गैस को गर्म कर दिया और वह गर्मी से ज्वलंत हो उठा। यह हुआ अग्नि तत्व का प्रथम स्फुरन। सिकुड़ने और सेल्फ कंप्रेशन की इस प्रक्रिया से वह बादलों का समूह एक छोटा घनीभूत गैस का गोला बना और उसका तापमान लाखों डिग्री का हो गया। 10 ट्रिलियन मील का वृत्ताकार बादल 100 मिलियन मील के वृत्त में बदल गया, जैसे बड़ा सा गुब्बारा सिकुड़कर अनाज के दाने के बराबर हो जाता है। 100 लाख वर्षों के दौरान यह भावी नक्षत्र 100 गुना छोटा हो गया, जिससे परमाणु उसके केंद्र में इकट्ठे हो गए, इतना घनीभूत होकर, इतना गर्म होकर कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रारंभ हो गया। उससे वृहत परिमाण में उत्ताप और प्रकाश का सृजन हुआ। वह केंद्र न्यूक्लियर फ्लेम के रूप में फूटा। यही होता है एक तारे का सृजन। दूसरे चरण में मूल अग्नि तत्व के उदय की भूमिका। तेजस तत्व अग्नि तत्व। यह तत्व ध्वनि, स्पर्श, दृश्य तीनों तन्मात्राओं का वाहक होता है। इस तत्व के तरंगों को हम आँखों से देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, इसमें वाहित ध्वनियों का अनुभव कर सकते हैं। यही अवस्था है जहाँ विश्व के सूर्य और ग्रह नक्षत्र जन्म लेते हैं। प्रथम स्तर में एक नक्षत्र के बनने में न्यूक्लियर आकर्षण की शक्ति विद्युतीय विकर्षणी शक्ति पर विजय पा लेती है। एक धनात्मक ऊर्जा संपन्न पॉजिटिविटी चार्ज न्यूक्लियस, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्राण केंद्र को जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होता है, दूसरी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस को रिपेल करता है। किंतु एक नक्षत्र के केंद्र में उत्पन्न उत्ताप और दबाव में यह रिपल्सन दब जाता है और दो प्राण केंद्र आपस में मिलकर अधिकाधिक उत्ताप और प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं। दो न्यूक्लियाई प्राण केंद्र आपस में फ्यूज हो जाते हैं। प्रथमतः हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं, जिससे हीलियम बनता है। यही प्रक्रिया है हाइड्रोजन बम बनाने की। उसके बाद अधिक शक्तिशाली हैवियर एटम उस हीलियम से बनता है। तब बनते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। इसी प्रक्रिया से विभिन्न पदार्थ इस विश्व में बनते हैं। सभी एलिमेंट मौलिक उपादान बनते हैं। क्रमशः तामस गुण के सतत बंधनीभूत होकर एटमिक और इंटरमॉलिक्यूलर अवकाश कम हो जाता है और आभ्यंतरिक आकर्षण और संघर्ष, अट्रैक्शन और फ्रिक्शन बदल जाता है और अग्नि तत्व जल तत्व में बदल जाता है। अब तत्व तरल तत्व। यह तत्व ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि और रस तन्मात्र के क्षेत्र में आ जाता है। पाश्चात्य विज्ञान के मत से पिछले विवरण के अनुसार हाइड्रोजन गैस घनीभूत होता है, कंडेंसेज और गर्म और ज्वलंत होता जाता है। एटम इतने घनीभूत हो जाते हैं कि एक नए क्षेत्र विशेष का निर्माण हो जाता है। तब एटम जो केंद्रों के रूप में क्षेत्र विशेष में रहते हैं, वे आपस में मिल जाते हैं और तब वह घनीभूत पदार्थ मैस न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में फूट जाता है। अब आता है ग्लोइंग लिक्विड, ज्वलनशील प्लाज्मा, जो न्यूक्लियर ताप के लाखों डिग्री की स्थिति में व्यापक विस्फोट, ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन के रूप में नक्षत्रों से फेंका जाता है। यह और शेष गैस उस ज्वलंत पदार्थ मैस जो उस स्तर तक नक्षत्र के केंद्र में घनीभूत नहीं हो सका था, क्रमशः नक्षत्र के ग्रह पथ ऑर्बिट में फेंक दिया जाता है और वहाँ वह पुनः घनीभूत होने लगता है। यही है नक्षत्रों, प्लैनेट के निर्माण की प्रक्रिया। इस तरल प्लाज्मा के ठोस और शीतल होने में जो संचर धारा में और अधिक ठोस तत्व पृथ्वी तत्व में बदलता है, लाखों लाख साल लगते हैं। क्षिति तत्व, ठोस तत्व, प्रकृति की तमोगुणी शक्ति के क्रमशः शक्ति और दबाव, प्रेशर
के अधिक से अधिकतर प्रभाव विस्तार के फलस्वरूप उत्पन्न अंतराण्विक और अंतर मॉलिक्यूलस अवकाश के कमतर होने से लगभग समाप्त हो जाने के फलस्वरूप जड़ तत्व पृथ्वी तत्व उत्पन्न होता है। यह तत्व ध्वनि, स्पर्श, दृश्य, रस और गंध तन्मात्र वहन करने योग्य हो जाता है। पाश्चात्य विज्ञान के अनुसार यह कीचड़दार तरल पदार्थ ठंडा होता है, ठोस बनता है और तब ठोस पदार्थ मैटर तत्व बनता है। यही अवस्था हमारी पृथ्वी की लगभग 4.5 बिलियन वर्ष की थी। एक स्टेराइल बॉडी या पत्थर नव सूर्य की परिक्रमा करने लगा। इस पत्थर के केंद्र में अभी भी तरल धातु मोल्टेन कोर मौजूद है, जिसे अभी ठोस पदार्थ बनना है, और यही तरल धातु ज्वालामुखी के रूप में भूछिद्रों से निकलता है। इस विश्व की सभी सत्ताएं इन्हीं पंच महाभूतों के आनुपातिक विविधता के आधार पर बनती है। मनुष्य भी इन्हीं पंच महाभूतों किंवा तत्वों के एक विशेष आनुपातिक मिश्रण के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। मानव शरीर पंचभूतों से निर्मित एक अणुसत्ता माइक्रोकॉज्म है। यह पांचों तत्व विभिन्न सूक्ष्म शक्ति केंद्रों किंवा चक्रों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो रीढ़ के समानांतर स्थित होते हैं। सबसे निचला चक्र मूलाधार रीढ़ के निम्नस्थ भाग में स्थित ठोस पदार्थ पृथ्वी तत्व को नियंत्रित करता है। उससे ऊपर स्वादिष्ठान मूलाधार से थोड़ा ऊपर तरल पदार्थ जल तत्व को नियंत्रित करता है। तीसरा चक्र मणिपुर नाभि देश में स्थित अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है। चौथा है अनाहत हृदय देश में स्थित वायु तत्व को नियंत्रित करता है। और पांचवा है विशुद्ध कंठ के पास, जो आकाश तत्व इथेरियल को नियंत्रित करता है। एक दिन में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न तत्वों का प्राधान्य होता है। प्रत्येक तत्व का अपना अपना रंग है। उस समय जब वह प्रभावी होता है, तब मनुष्य का शरीर और मन उन रंगों से तरंगायित होता है। संचर की प्रक्रियागत पूर्णता। संचर धारा में अविद्या माया किंवा केंद्रातिगा शक्ति के शक्ति संपात के फलस्वरूप वह एकल भूमा चेतना अनेकानेक स्तरों पार्ट्स में परिवर्तित होती चलती है। पंच महाभूत और अनेकानेक अनुसत्ताएं आनुपातिक भिन्नता युक्त पंच तत्वों को आधार बनाकर उत्पन्न होती हैं। ब्राह्मी चेतना की यह अभिव्यक्तियां अनेक दीर्घताओं वाली तरंगों का जो यह निर्माण गुणधारा प्रवाह से उत्पन्न होता है, क्षण स्थायी होता है। जिस प्रकार अपने उद्गम से निकलकर समुद्र की सतत प्रवहमान नदी अनेकानेक रूप तरंगे ग्रहण करती हुई चलती हैं। सूक्ष्म पुरुष सत्ता तमोगुण के क्रम वर्धमान प्रवाह के कारण अपनी तरंग धारा की अनंतता को सीमित करके व्यापक अंतराकाश में सतत घूर्णित प्रस्तर खंड में बदल लेते हैं। यही अंत होता है। विश्लेषणात्मक प्रक्रिया और उससे उत्पन्न जड़ तत्व के निर्माण का इस स्तर की प्राकृत शक्ति की तुलना रेफ्रिजरेटर की शीतकारी शक्ति से कर सकते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में पुरुष ने प्रकृति को रेफ्रिजरेटर को चालू करने का अवसर दिया। सूक्ष्म वाष्प रूपी पुरुष घनीभूत होते हुए बर्फ के ठोस पदार्थ में बदल गया। यहाँ विकास इवोल्यूशन प्रवाह में एक व्यापक परिवर्तन आता है। पुरुष प्रकृति द्वारा रेफ्रिजरेटर को बंद करा देता है और तब वह बर्फ पिघलने लगता है। पदार्थ मन में बदलता है, ठीक उसी स्तर के अनुरूप जैसे भूमा मन, किंतु यहाँ एक छोटी इकाई के रूप में। अंततः शुद्ध चेतन सत्ता वाष्प शुद्ध जल में परिवर्तित हो जाता है। रेफ्रिजरेटर का बंद होना प्रतिसंचर का प्रारंभ होना माना जा सकता है। तत्वों का स्वरूप निर्धारण ही संचर धारा की चरम अवस्था है। यह तत्वगत रूप ही क्षिति तत्व के चूर्णीभूत होने के बाद मन और तद अनुकूल शरीर विशेष उस मन के उचित विकास के उपयुक्त बनता है। प्रतिसंचर का यही से प्रारंभ होता है। मनुष्य बहुत बाद में आता है, अतः
मानवाकृति की तांत्रिक यौगिक एनाटॉमी उस प्रसंग में अधिक उपयुक्त है। एक प्रकार से मानव शरीर संचरानुगामी और मानव मन प्रतिसंचरानुगामी कहा जा सकता है। इन सभी अणुमनों का सामूहिक स्वरूप भूमा मन ही हो जाता है। सामूहिक अणुमन को भूमा मन और सामूहिक किंवा सामग्रिक अनुचेतना का सामग्रिक स्वरूप भूमा चेतना के रूप में सारांशतः यह समझना उचित है। वाष्प की इस अवस्था को आगे की व्याख्या